वो कहाँ गई? आज फिर सुबह से ही घर में उठा-पटक शुरू हो गई थी। मीरा की सास उसे गुरुजी के पसंदीदा पकवानों की सूची पकड़ा चुकी थी। मीरा सोच में पड़ गई कि अब शाम से ही गुरुजी बैठक में विराजमान हो जाएंगे। पहले उनकी आरती का कार्यक्रम, उनके चरण रज पीना, फिर सबकी कुंडली के आधार पर गृह शांति के लिए मुर्गे कबूतर की बलि देना और हवन कुंड में सामग्री डाल डाल कर पूरे घर में धुआं भर देना। उफ, कितना कष्ट होता है उसे। पता नहीं तांत्रिक गुरु कब से इस परिवार से जुड़ा हुआ है। उसे ना तो गुरु के विषय में कुछ पूछने का मन करता है और ना ही उसमें कोई श्रद्धा उत्पन्न होती है। उसके हाथ पकवान बनाने को यंत्रवत चल रहे थे। मन उलझा हुआ था पुरानी यादों में। दादी, कोई कहानी सुनाओ ना, मीरा दादी से बोली। राजा रानी की या चोर सिपाही की, राधा कृष्ण की या मीराबाई की? दादी ने मीरा के लंबे घुंघराले बालों में हाथ फिराते हुए पूछा। मीरा दादी की लाडली थी। उनके सिवा मीरा किसी की बात ही नहीं सुनती थी। राजकुमार, चमत्कार, परी कथाएं और पौराणिक गाथाओं को सुन सुनकर मीरा अपने को वर्तमान से जोड़ ही नहीं पाती। हमेशा उसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा रहती। दादी मीराबाई कहाँ चली गई थी? वह अक्सर पूछ बैठती। बेटी, वे श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। दादी उसे अपनी गोद में बिठाकर समझाती। दादी, मैं भी तो मीरा हूँ, क्या मैं भी गायब हो सकती हूँ? तुझे तो सुंदर सा राजकुमार अपने महल में ले जाएगा, फिर तू हमारे घर से गायब हो जाएगी। दादी हंसती। मीरा का रिश्ता दादी ही अपनी दूर की रिश्तेदारी में ढूंढ कर लाई थी। शहर का जाना माना कपड़ा कारोबारी परिवार, विदेश से MBA की डिग्री लेकर लौटा दामाद, बाकी अब कुछ और देखने सुनने की गुंजाइश कहाँ थी। मीरा को उन लोगों ने पहले भी कई पारिवारिक समारोह में देखा था। तुरंत सगाई हो गई। सगाई के बाद वह कॉलेज गई तो कॉलेज के गेट पे ही अनुराग ने उसका रास्ता रोक लिया। सगाई में तो बुलाया नहीं, अब शादी के नाम पर जरूर याद रखना। पता नहीं शादी करके भी क्या होगा, मैं बहुत उलझन में हूँ। तो शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही? नहीं, मेरी तो किसी ने राय लेने की ज़रूरत नहीं समझी। बिजनेस डील की तरह यह तय हो गई। 2 साल ही रुक जाती तो तुम्हारी और मेरी दोनों की MBA की डिग्री कंप्लीट हो जाती। हम अपनी गृहस्थी चला ही लेते। मेरे घर में मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी माँ है। तुम थोड़ा सा भी साथ दो तो इस साल डिग्री मिल ही जाएगी। 1 साल के अंदर सेटल हो ही जाता। अब मेरे घर वालों की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। शादी तो होकर ही रहेगी। तुम अगर 2 साल बाद भी मुझे स्वीकार करने को तैयार हो तो बोलो। प्यार में तो सोनी महिवाल को ही देख लो। वह तो अपनी प्रेमिका से शादी के बाद भी प्यार करता था। यह असल जिंदगी है, किससे कहानियाँ नहीं। असल जिंदगी धन दौलत से ही चलती है, प्रेम की मीठी लबबाजी से नहीं। ओहो, उसकी दौलत के आगे झुक गई हो, यह कहो। नहीं, सच तो यह है कि तुम मुझे अभी स्वीकार नहीं कर सकते और बाद में शादीशुदा प्रेम का भी नहीं चलेगी। मैं तुम्हारे लिए कब तक कुंवारी बैठी रहूं? कब तुम्हारी नौकरी लगेगी, कब सेटल होके क्या पता। इतना कहकर मीरा तेजी से चलकर आगे निकल गई। अनुराग वहीं ठिठक कर रह गया। कॉलेज गेट से निकलकर मीरा कार में सवार हो गई। मीरा, मत जाओ, मैं तुम बिन नहीं रह सकता। रुक जाओ मीरा, मीरा। लेकिन मीरा नहीं रुकी। उसकी आंखों के कोर गीले हो उठे। विवाह पश्चात डिग्री पूरी होने तक मीरा व अनुराग की कॉलेज में मुलाकात हो ही जाती थी। अब साल भर से वह भी बंद हो गई। अनुराग नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया और मीरा लखनऊ में ही रह गई। नौकरी की जगह उसे घर की 4 दीवारी ही मिली और मिला दकियानूसी परिवार। अब तो मेहमानों की आवभगत और सास ससुर, 2 छोटे देवरों के नखरे, इन्हीं को पूरा करते दिन बीत जाता। अपने लिए कुछ पल जीने का मौका ही ना मिलता। रही सही कसर गुरुजी के आगमन से पूरी हो जाती। तीसरे चौथे महीने में गुरुजी आना तय रहता। आते ही तो अमावस्या को और अपनी तांत्रिक क्रियाओं से सबको उलझाकर रख देते। शादी को 1.5 साल हो गए थे। इस बार मीरा की सूनी गोद को जल्दी भरने के लिए 2 निरीह कबूतरों को गुरुजी की तांत्रिक क्रियाओं के लिए लाया गया है। मीरा का मन घृणा से भरा हुआ है, मगर अपने दिल की बात किससे कहे। दादी और अनुराग 2 ही तो हैं उसके जीवन के सच्चे साथी। अनुराग शहर में कहीं है और दादी बीमारी से बिस्तर पकड़ चुकी हैं। मीरा अपने पति अंकुर के पास जाकर बोली, विदेश से पढ़कर आए हो आप, लेकिन अभी भी इन्हीं ढकोसलों में उलझे हो। तुम्हें तंत्र की शक्ति नहीं पता। बचपन में मेरे गांव में मेरे ऊपर पीपल का भूत लग गया था।
मैं महीने भर बुखार में तपता रहा, कोई इलाज काम ना आया। फिर गुरुजी ने ही काले मुर्गे की बलि देकर मेरी जान बचाई थी। आइंदा मुझसे ऐसी बातें ना करना। मीरा गुस्से में फनफनाकर रह गई। उसे अपने पति की कमी पता थी। वह जानती थी कि अपनी कमी को छुपाने के लिए वह चीख पुकार मचा रहा है। कुछ देर विचार करने के बाद उसने गुरुजी से सलाह लेना उचित समझा। शाम को गुरुजी के बंधन पूजन के पश्चात जब उन्हें फलाहार परोसा गया तो मीरा ने एकांत देखकर गुरुजी के निकट जाना उचित समझा। कुछ कहना है तुम्हें? मीरा की मुख मुद्रा को देखकर अनुभवी गुरुजी समझ गए थे। गुरुजी भी मीरा के सौंदर्य से अभिभूत थे। वे स्वयं यही चाहते थे कि मीरा उनके इशारों पर नाचने लगे तो उन्हें भी उसके यौवन का रसपान करने का मौका मिल जाएगा। मगर मीरा तो उनके पास भटकती ही नहीं। आज उसी की गोद भरने के लिए उन्होंने जानबूझकर आयोजन कराया है ताकि मीरा उनकी पकड़ में आ सके। अनुष्ठान आरंभ होने से पहले ही मीरा का एकांत में उनके सम्मुख आना उन्हें चौंका गया। आप तो अंकुर का सच जानते हैं ना, जहाँ से आधुनिक चिकित्सा की सीमा समाप्त होती है वहीं से लोकतंत्र मंत्र की ओर उम्मीद से देखने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर आपने इस परिवार में अपनी अच्छी पैठ बना ली है। इन तांत्रिक क्रियाओं से अंकुर का कुछ भला नहीं हो रहा और ना ही भविष्य में होगा। मीरा के माथे पे पसीने की बूंदें चमकने लगी। गुरुजी उसकी बातों में खो से गए। मीरा के लरजते होंठ, तेजी से घूमती पुतलियां, माथे पर चमकता पसीना और सिर से ढलकते पल्ले को संभालती नाजुक उंगलियां। गुरुजी मंत्रमुग्ध से बैठे रह गए। वे सोचने लगे, यह खूबसूरत ही नहीं, कुशाग्र बुद्धि की भी है। कुछ देर पश्चात बोले, तुम क्या चाहती हो? मुझे ये निर्दोष कबूतर दे दीजिए, मैं इन्हें खुले गगन में उड़ाना चाहती हूँ। मीरा की नज़र कोने में पिंजरे में बंद सफ़ेद कबूतरों के जोड़े पर थी। गुरुजी उसका आशय समझ गए कि वह तांत्रिक क्रिया बंद कराना चाहती है। हमारा यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है गुरुजी, आप यहाँ हर दूसरे दिन भी आएँ तो मुझे क्या आपत्ति होगी, मगर इन बेजान पक्षियों की निरुद्देश्य हत्या बर्दाश्त नहीं होती। आप भी जानते हैं कि इन सब क्रियाओं से अंकुर का भला नहीं होने वाला। गुरुजी सोच में पड़ गए कि छोकरी बहुत तेज है, इसे धीरे धीरे ही साधना होगा। प्रत्यक्ष में बोले, आज पहली बार तुम मुझसे कुछ मांग रही हो। लो, मैंने इन कबूतरों को प्राणदान दिए। यह बात तुम्हारे और मेरे बीच ही सीमित रहेगी। आज रात्रि की पूजा अपने नियत समय से होगी। मीरा के नेत्र खुशी से झलक आए। वह श्रद्धा बस उनके चरणों में झुक गई। पलक झपकते ही उसने कबूतर कमरे की बालकनी से खुले आकाश में उड़ा दिए। गुरुजी ने पिंजरे को सफ़ेद वस्त्र से ढक दिया। गुरुजी को मीरा की कमजोरी पता चल गई थी और मीरा को गुरुजी की। गुरुजी काले रंग के साधारण शक्ल सूरत वाले मगर कसे हुए शरीर के 50 वर्षीय पुरुष थे, जो अपनी किशोरावस्था में पिता की मार से बचने के लिए साधुओं के डेरे में शरण ले बैठे। कुछ वर्षों के पश्चात वहाँ की एक रस दिनचर्या से ऊब शमशान में घूमते अघोरियों में जा मिले। इन्हीं के बीच रहकर तंत्र मंत्र बलि आदि क्रियाओं को सीखकर गुरुजी बन बैठे। जिनको उनके उल्टे सीधे इल्जाम से फ़ायदा हुआ, वे लोग अब उनको सिर माथे पर बैठाकर रखते हैं, और जिनका फ़ायदा नहीं हुआ वे अपने भाग को कोस कर रह जाते हैं। गुरुजी को दोनों सूरतों में ही फ़ायदा ही हुआ। आज पूजा संपन्न हुए 2 दिन बीत गए थे। मीरा का मन उद्विग्न हो रहा था। ये दुनिया कितनी प्रचंडी है, इससे तो मेरे बचपन के दिन ही अच्छे थे, या अनुराग के संग बिताए पल। मैं तो काल्पनिक दुनिया में विचर रही थी कि विवाह पश्चात पति संग मेरे दिन सोने के और रातें चांदी की होंगी, मगर हकीकत में तो कांटे भरे दिन रात हैं। अनुराग, तुम कहाँ हो? मीरा मन ही मन उसे याद कर सिसक उठी। अचानक उसका मोबाइल बज उठा। तुम ठीक तो हो ना? अनुराग उसका गला भराया। शादी के बाद जब भी कॉलेज में अनुराग से सामना होता तो वह यही पूछता, तुम ठीक तो हो ना? वह पलट कर कहती, अच्छी भली खड़ी हूँ तुम्हारे सामने। और वह कहता, बस यही जानना था कि तुम राजी खुशी हो। 6 महीने से अनुराग की कोई खबर नहीं थी। अब अचानक से फ़ोन। कुछ तो बोलो, तुम ठीक तो हो ना? मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ, कैसे हो? मुझे बेंगलोर में एक MNC में जॉब मिल गई है। यहाँ आए 6 महीने हो गए। मैंने लखनऊ छोड़ दिया, घर भी बेच दिया और माँ को अपने साथ यहीं ले आया हूँ। जल्द ही लोन लेकर फ्लैट लेने की सोच रहा हूँ। मैं अब तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता। तुम्हें देखकर पुराने दिन याद आएंगे, जो अब हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। शायद ठीक ही कहते हो, अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं।
मेरी फिक्र ना करना, कहकर मीरा ने फ़ोन रख दिया। अब इस मोर्चे से उसे खुद ही जूझना होगा, उसने सोचा। अब तो गुरुजी की उसके मायके में भी गुणगान व सेवा होने लगी है। उसने दादी से दबे शब्दों में अंकुर की कमी को लेकर तलाक लेने की बात कही तो दादी झट से उसके मुंह पर हाथ रखकर बोली, पति के लिए ऐसे शब्द नहीं कहते मीरा, पति तो परमेश्वर होता है। दादी, आप ही तो कहती थी ना कि मीरा ने परमेश्वर को ही पति मान लिया था। तो ठीक है, मैं भी तो मीरा हूँ, आज से मैं भी परमेश्वर में ही दिल लगा लूँगी, जिंदगी कट ही जाएगी। दादी, अपनी पोती की तरफ से बेफिक्र रहना, आपको मेरे ऊपर नाज ही होगा, कभी नीचा ना देखना पड़ेगा। दादी के जुड़े हुए हाथों पर अपना सिर रख कर मीरा बिलक उठी। दादी देर तक उसके बाल सहलाती रही। गुरुजी बाराबंकी के अपने आश्रम में लौट गए थे। यहीं से तो उन्होंने अपने ओजागिरी की शुरुआत की थी। दीनदयाल अपने बीमार बेटे अंकुर को तब उनके दरवाजे ले आए थे जब वे लखनऊ से कच्चा माल लाकर कारीगरों को सौंपते थे और चिकन की कढ़ाई से सजे वस्त्र वापस दुकानों में दे आते थे। आज वे बड़े कपड़ा व्यापारी में गिने जाते हैं। वे अपनी हर तरक्की का श्रेय गुरुजी को देते हैं। दीनदयाल की तरह 50-60 अन्य अंधभक्त चेले और भी हैं जो अपनी गाड़ी कमाई उनके आश्रमों में लुटाते हैं। छोटे मोटे चेलों को वो गिनती में रखते ही नहीं। गुरुजी अपने नरम मखमली बिस्तर में लेटकर मीरा के ध्यान में मग्न हो गए। तुम ठीक तो हो ना? अनुराग ने फ़ोन किया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे समझ आ गया है कि इस धरती पर मेरा कोई मददगार नहीं है, इसलिए मैंने अब ऊपर वाले पर सब कुछ छोड़ दिया है। अब मेरा भाग्य मुझे जहाँ ले जाए, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूँगी। इतनी निराशा ठीक नहीं, कर्मठ बनो। अब कोई उपदेश मुझ पर असर नहीं करता। अचंभे में मत आना यदि कल को मैं तुम्हें किसी आश्रम में गेरुए वस्त्र धारण किए हुए मिल जाऊं। मीरा। अनुराग तड़प उठा। तुम अपना CV मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं अपने ऑफिस में तुम्हारी बात करके देखता हूँ। चलो तुम भी कोशिश करके देख लो, मगर मुझे शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना तो दूर की बात, घर और शोरूम के अलावा अन्य जगह जाना भी मना है। तुम CV भेजो, बाकी सब बाद में सोचेंगे। नियत समय पर गुरुजी का आसन सज गया। अंकुर उनके नज़दीक बैठा न जाने कौन सी जड़ी बूटी लेने के तरीके को देर तक समझता रहा। मीरा झाँक कर लौट जाती। जैसे ही गुरुजी के कक्ष में एकांत हुआ, वह गुरुजी के चरण स्पर्श कर बैठ गई। गुरुजी, मैं 1 साल से लगातार सन्यासी का जीवन जी रही हूँ, तुम्हें साधना करनी होगी। मुझे तुम्हारे अंदर दिव्य आत्मा के दर्शन हो रहे हैं। निसंदेह तुम अंतर ध्यान होने की क्षमता रखती हो। गुरुजी की बातें सुनकर मीरा मुस्कुरा उठी। उसी रात अनुष्ठान के बाद गुरुजी ने अपने कक्ष की गद्दी खाली कर मीरा को बैठा दिया। आज से यह मीरा की साधना स्थली है। मैं 3 माह पश्चात पुनः आकर निर्णय करूंगा कि इसे गृहस्थ आश्रम में लौटना है या संन्यास आश्रम की ओर पग बढ़ाने हैं। गुरुजी का निर्णय सुनकर पूरा परिवार सकते में आ गया, मगर गुरुजी के आगे कुछ पूछने की हिम्मत किसी की ना थी। मीरा अब खुश रहने लगी थी। उसे 24 घंटों का एकांत मिल गया था। मंदिर जाने के नाम पर गाड़ी से अपने मायके भी घूमाती। अंकुर उसे खुश देखकर अपनी मुट्ठियां भींच कर रह जाता। वह उसे देखकर अपने कक्ष को बंद कर लेती। नियत तिथि को गुरुजी पधारे। सभी को उनके निर्णय का बेसब्री से इंतजार था। गुरुजी ने कक्ष के बाहरी हिस्से को फूल मालाओं से सजवा दिया, फिर कक्ष में हवन करवाया। इसके पश्चात मीरा को 2 थाल में सजाकर वस्त्र भेंट किए गए। एक थाल में लाल जोड़ा और दूसरे में गेरुए वस्त्र थे। मीरा, तुम्हारे हृदय और आत्मा दोनों ही शुद्ध हो चुके हैं। तुम्हारा निर्णय ही सर्वोपरि रहेगा। जिस राह पर चलना हो उसी के अनुरूप कल स्नान के पश्चात वस्त्र धारण कर लेना। कोई भी कल तक तुमसे कोई वार्तालाप नहीं कर सकता। यह कहकर गुरुजी अपने आश्रम को लौट गए। उन्होंने चालाकी से सारी बात मीरा के ऊपर डाल दी। गुरुजी के जाने के बाद सभी अपने अपने कक्ष में सोने चले गए। सुबह 10 बजे तक भी जब मीरा कक्ष से बाहर ना निकली तो घर वालों ने गुरुजी को फ़ोन कर दिया। गुरुजी ने ही तो सभी को मीरा से वार्तालाप ना करने की सलाह दी थी। गुरुजी ने मीरा को पुकारा। जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया ना हुई तो उन्होंने दरवाजे को धकेल दिया। अंदर लाल जोड़े की थाली ज्यों की त्यों रखी हुई थी, मगर दूसरी थाली के वस्त्र अपनी जगह में नहीं थे, बल्कि वे हवन कुंड के समीप रखे त्रिशूल में टंगे हुए थे। गुरुजी को पसीना आ गया। यह दृश्य तो उनकी योजना में शामिल नहीं था। मीरा कहाँ गई? क्या घर वालों ने मार कर कहीं फेंक तो नहीं दिया और मुझे फंसाने को बुला लिया? अब क्या करें? लगता है यह मामला घरेलू तरीके से हल नहीं किया तो जरूर मुझे ही जेल जाना पड़ेगा। कुछ देर ऊहापोह की स्थिति में रहने के पश्चात वे ध्यान की मुद्रा में बैठ गए।
दीनदयाल के घर के अंदर हड़कंप मचा हुआ था। घर का एक एक कोना छान मारा गया। गार्ड, पड़ोसी सभी को पूछ लिया गया, मगर किसी ने मीरा को कहीं आते जाते नहीं देखा। फिर वह कहाँ गई? घर में पड़ोसी आने लगे। गुरुजी को स्थिति तुरंत संभालनी थी। तनिक असावधानी से उनका बना बनाया साम्राज्य डोल सकता था। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।